प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मेरा नाम प्रीतम सिंह शेखावत है। आप इस कक्षा को YouTube चैनल हिंदी विद प्रीतम सिंह शेखावत पर देख रहे हैं। आरपीएससी द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता हिंदी भर्ती परीक्षा की हम इन दिनों तैयारी कर रहे हैं। साहित्य का इतिहास हम पढ़ रहे हैं और एक महत्वपूर्ण बिंदु हिंदी व्याकरण की कक्षा आज हम शुरू कर रहे हैं। एक तो कारण इसका ये है कि रीट का पेपर बहुत नज़दीक है, पात्रता है, कुछ विद्यार्थी व्याकरण में बहुत अच्छे हैं, पहले से तैयार हैं। कुछ विद्यार्थी जो अभी तैयारी करना शुरू हुए हैं उनके लिए पुस्तक की कक्षाएं बहुत उपयोगी रहने वाली है। अन्य प्रकार से भी हम कक्षाएं करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राथमिक पुस्तक से शुरू कर रहे हैं। कक्षा 9 से 12 की ये पाठ्य पुस्तक है, नवीन हिंदी रचना एवं प्रबोध। तो इस पुस्तक को क्रम से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। एक और सूचना आप लोगों के लिए कि मैं हर दिन ये प्रयास करूंगा कि व्याकरण की कक्षाएं हो ही रही हैं और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक के लिए हम जो साहित्यिक की कक्षाएं कर रहे हैं उस कक्षा को भी नियमित रखा जाए। दोनों कक्षाएं प्राय हर दिन संचालित होंगी। तो हम इस पुस्तक से देखना शुरू करते हैं। देखिएगा, हिंदी व्याकरण और रचना प्रबोध। जहां भी मैंने पाठ्य पुस्तकों के बारे में आप लोगों को बताया होगा कि ये पाठ्य पुस्तक, इसको आप लोग तैयार करिए। तो हिंदी व्याकरण की एक पुस्तक जो मैं हमेशा बताता हूँ वो स्कूल में कक्षा 9, 10, 11, 12 में चलने वाली पुस्तक होती है। आज हम पाठ संख्या 1 इसी से अपना काम शुरू करेंगे। देखिए, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। अब देखिए, एक बात जानने जैसी है कि स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक दोनों भर्ती परीक्षाओं में भाषा और व्याकरण, भाषा और लिपि, ये जो बिंदु है वो वरिष्ठ अध्यापक और स्कूल व्याख्याता दोनों के लिए चल रहा है। मैं भाषा के बारे में, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर कक्षा कर चुका हूं। देवनागरी लिपि पर अभी कक्षा नहीं की है, जल्दी देवनागरी लिपि पर भी हम कक्षा करेंगे। लेकिन इस पुस्तक से पाठ पढ़ाने का प्रयोजन ये है कि कभी कभी बड़ी बड़ी बातें याद करना, बड़ी बड़ी बातें तैयार करना, उसमें छोटी चीज हम भूल ना जाएं। और पुस्तक का पहला पाठ है हिंदी रचना और व्याकरण का, इसलिए इस कक्षा को हम यहां से शुरू कर रहे हैं। देखना शुरू करिए। मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व संप्रेषण के माध्यम का रहा है। हम लोग तो अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो संप्रेषण, इसका सर्वाधिक महत्व मानव जाति के इतिहास में है। और संप्रेषण का माध्यम है भाषा। मनुष्य समाज की इकाई है, मनुष्यों से ही समाज बनता है। समाज की इकाई होने के कारण परस्पर विचार, भावना, संदेश, सूचना आदि को अभिव्यक्त करने के लिए मनुष्य भाषा का ही प्रयोग करता है। भाषा चाहे संकेत भाषा हो अथवा व्यवस्थित ध्वनियों, शब्दों, वाक्यों से प्रयुक्त कोई मानक भाषा हो, भाषा के माध्यम से ही अपने भाव और विचार दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचते हैं। दूसरे व्यक्तियों के भाव और विचार भी हम भाषा से ही जान पाते हैं। देखिए, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको आसानी से दिख सके। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान, विज्ञान और अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। संसार में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला, गुजराती, उर्दू, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, जर्मन, फ्रेंच, इतालवी, चीनी आदि अनेक भाषाएं हैं। भारत एक अनेक भाषा भाषी देश है। भारत में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। अनेक बोली और अनेक भाषाओं से मिलकर ही भारत राष्ट्र बना है। संस्कृत हमारी सारी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। भारत का जो संविधान है, आप तो भारतीय संविधान भी पढ़ते हैं, 8वीं अनुसूची, इसका संबंध भाषाओं से है। 8वीं अनुसूची में आप लोग पढ़ते हैं कि 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाएं हैं, हिंदी उनमें शामिल है। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 343(1), इसको याद रखिएगा सदैव, बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। 343(1), जब हम हिंदी राजभाषा और राष्ट्रभाषा पर पुस्तक के बाद में कक्षाएं करेंगे तो आप और अधिक जानेंगे, पर इसको विशेष रूप से याद कर लीजिए, लिख लीजिए। 343(1) ये कहता है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। तो दोनों बातें संविधान के अनुच्छेद 343(1) में लिखी हैं, इसलिए हिंदी हमारी राजभाषा है। देखिए, भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक और दूसरा लिखित। मौखिक भाषा
आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों और उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यहाँ एक बात हमारे लिए जानने जैसी है, भाषा अपने मूल रूप में क्या है? भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि है। इसको विशेष रूप से याद रखिएगा। जो हम बोलते हैं बस वो भाषा है। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि है, और उन ध्वनियों को जब हम कोई संकेत दे देते हैं, इसको हम लिपि कहते हैं। अब देखिए, क की ये जो ध्वनि है वो तो अंग्रेजी में भी है और हिंदी में भी है। रोमन में हम इसको ऐसे लिख देते हैं और देवनागरी लिपि में इसे ऐसे लिख देते हैं, लेकिन भाषा अपने मूल रूप में सदैव ध्वनि है। इसको याद रखिएगा। देखिए, यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार व चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई, जो हमेशा एक सी नहीं रहती, उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। हिंदी खड़ी बोली ने अपने शब्द भंडार का विकास दूसरी जनपदीय बोलियों, संस्कृत तथा अन्य समकालीन विदेशी भाषाओं के शब्द भंडार के मिश्रण से किया है। आप लोग तो जानते हैं कि हिंदी जो है उसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण है। बहुत सारी भाषाओं से हमने शब्द लिए हैं, और हमारे कवियों ने कहा भी है कि भाषा बहता नीर, भाषा जो है बहता हुआ जल है। जब वो परिवर्तन को आत्मसात कर लेती है, नए शब्दों को अपने भीतर ले लेती है, तो सदैव बनी रहती है। अगर हम ये भाषा का बहाव बंद कर देंगे तो वो अंधे कुएं जैसी हो जाएगी। अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। देखिए, हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के शब्द का प्रयोग के आधार पर और व्यवहार के आधार पर समाहित हो गए हैं। भाषा स्थायी नहीं होती। देखिए, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा स्थायी नहीं होती, भाषा सदैव परिवर्तनशील होती है। उसमें दूसरी भाषा के लोगों के संपर्क में आने से परिवर्तन होते रहते हैं। भाषा में ये परिवर्तन धीरे धीरे होता है, और इन परिवर्तनों के कारण नई नई भाषाएं बनती रहती है। इसी कारण संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि के क्रम में ही आज की हिंदी, देखिए इस सेंटेंस को समझने की जरूरत है, इस वाक्य को समझने की जरूरत है। क्या कि भारत में सबसे प्राचीन बोली जाने वाली भाषाओं का क्रम बताता है ये सेंटेंस हमको। तो सबसे पहले संस्कृत, कभी क्रम लगाना आ जाए तो 1 नंबर पर लगाइए संस्कृत। अब 2 नंबर पर किसे लगाएंगे? 2 नंबर पर लगाइए पाली, जहां मैंने कक्षा की है हिंदी भाषा उद्भव और विकास, उसको आप देखिए, वहां भी ये बताया है। 3 नंबर पर आप लगाइए प्राकृत, और 4 नंबर पर आप लगाइए अपभ्रंश, 5 नंबर पर आप लगाइए हिंदी। देखिए, अब ये संस्कृत है। कभी कभी पेपर सेटर संस्कृत के साथ वैदिक संस्कृत भी देता है, जबकि वैदिक संस्कृत दी गई हो। संस्कृत के 2 प्रकार हैं, वैदिक संस्कृत जिसमें वेद लिखे गए, लौकिक संस्कृत जिसमें साहित्य रचनाएं हुई। तो ये जो संस्कृत हम कहते हैं, इसका अर्थ है लौकिक संस्कृत। 1 नंबर पर अगर वैदिक संस्कृत दिया हो तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत हमको लगाना है। वैदिक संस्कृत, फिर संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके पश्चात हिंदी। देखिए, ये भारत में, उत्तर भारत में भाषाओं के विकास का क्रम है, इसको विशेष रूप से देखिएगा। एक बात और समझिए कि हिंदी और उसके समस्त क्षेत्रीय रूप, हिंदी और राजस्थानी, गुजराती, देखिए उसके क्षेत्रीय रूप हैं राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि आर्य भाषाओं के क्षेत्रीय रूप हैं। कब विकसित हुए हैं? लगभग 1000 ईस्वी के आसपास। हिंदी भाषा के आप विद्यार्थी हैं, अगर आपको कभी कोई पूछ ले कि इस देश में कब से भाषा ये बोली जा रही होगी, तो 1000 ईस्वी के आसपास से हिंदी और अन्य क्षेत्रीय रूप आर्य भारतीय भाषा के साथ साथ विकसित हुए हैं। और हिंदी से पहले अपभ्रंश, उससे पहले प्राकृत, उससे पहले पाली, उससे पहले संस्कृत और उससे पहले वैदिक संस्कृत। ये भारत में, उत्तर भारत में, जिसको अब हिंदी पट्टी कहते हैं,
भाषाओं के विकास का क्रम है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। देखिए, अब देखिए भाषा के भेद, इसको देखिए। जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि है भाई, भाषा अपने मूल रूप में बोली जाती है, तथा हम पुस्तक, पत्र, लेख, पुस्तक, समाचार पत्र आदि में लिखित भाषा का प्रयोग करते हैं। विचारों का संग्रह भी हम लिखित भाषा में करते हैं, भाषा को लिपि की सहायता से लिख लेते हैं, इसको आपकी पुस्तक लिखित भाषा कह रही। तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा, उसके दो रूप माने हैं। मूलतः सामान्य जनजीवन के बीच बातचीत में मौखिक भाषा का ही प्रयोग होता है। इसे प्रयत्न पूर्वक सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि जन्म के बाद बालक द्वारा परिवार और समाज के संपर्क तथा परस्पर संप्रेषण व्यवहार के कारण स्वाभाविक रूप से ही मौखिक भाषा सीखी जाती है। एक बिंदु और आप लिख लीजिएगा, ये पुस्तक मैंने आप लोगों को बता दी, मैं आशा करता हूं आप लोगों के पास ये पुस्तक पहले से मौजूद है, तो लिख लीजिएगा, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा अर्जित की जाती है, ऐसा लिख लीजिए। भाषा कोई लेकर नहीं जन्मता, भाषा को हमें अर्जित करना पड़ता है। जबकि लिखित भाषा में वर्तनी और उसी के अनुरूप प्रयत्न पूर्वक उच्चारण सीखना पड़ता है। तो विशेष प्रयत्न हमको लिखित भाषा के लिए करना पड़ता है, ये आशय है। विशेष प्रयत्न, जब हम लिपि को लिखना सीखते हैं तो विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। क्या बोलना बच्चा सहज सीख जाता है, लिखने के लिए कुछ विशेष प्रयत्न हमको करने पड़ते हैं। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्हों द्वारा ही भाषा का निर्माण होता है। अब देखिए, भाषा और बोली, जहां भी हमने हिंदी भाषा उद्भव और विकास की बात की है, वहां थोड़ी सी बात हमने हिंदी भाषा और बोली के बारे में भी की है। इन दोनों में अंतर आप स्पष्ट करिए, किसे भाषा कहते हैं और किसे बोली कहते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। तो इससे आपको पता चलता है बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जिसे उपभाषा भी कहा जाता है। आप उसे उपभाषा भी कह सकते हैं। अब देखिए एक बात कि भाषा, उपभाषा और बोली, इसको समझिए। भाषा का स्थानीय रूप बोली है, स्थानीय रूप बोली है। आपकी पुस्तक बोली और उपभाषा दोनों को एक मान रही है। अन्य पुस्तकों में मैं पढ़ा हूं कि भाषा, फिर उपभाषा, उसके पश्चात बोली। कहा गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। देखिए, सीमित क्षेत्र में बोला जाता है, अविकसित होता है और आम बोलचाल का रूप होता है, उसे कहते हैं बोली। उसमें साहित्य रचना नहीं होती। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि भाषा का एक विस्तृत साहित्य होता है, बोली का आमतौर पर अपना विस्तृत साहित्य नहीं होता, जिसका व्याकरण नहीं होता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है भाई। व्याकरण के नियमों में जो बंधी हुई है वो है भाषा, और नियमों का बंधन ना हो व्याकरण। देखिए एक बात समझिए आप लोग, भाषा पहले आती है कि व्याकरण? भाषा पहले आती है कि व्याकरण? तो व्याकरण पहले, भाषा पहले आती है, व्याकरण उसके पश्चात लिखा जाता है। तो बोला जाना तो शुरू हो गया, लेकिन व्याकरण अभी बोली का विकसित नहीं है। अभी बोली के लिए कोई व्याकरण बना नहीं है, शब्दकोश भी नहीं होता, शब्दों के रूप स्थिर नहीं होते, तो शब्दकोश भी नहीं बनाया जा सकता। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है, उसमें साहित्य लिखा जाता है। देखिए ये एक पैराग्राफ ही आपको भाषा और बोली के अंतर को समझा रहा है। आप वरिष्ठ अध्यापक के लिए जा रहे हैं, स्कूल व्याख्याता के लिए जा रहे हैं, तकनीकी अंतर आपको मालूम होना चाहिए। किसी बोली का संरक्षण
अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है तो वह भाषा बनने लगती है। एक बात समझिए कि जब बोली का व्याकरण बन जाए, जब उसमें साहित्य लिखा जाने लगे तो वो भाषा के रूप में विकसित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार बोली वो सदैव बोली रह जाएगी, वो भाषा बन सकती है। और अगर कोई भाषा अपने स्तर से नीचे गिर जाए, व्याकरण इत्यादि का कोई बंधन ना रहे, साहित्य रचना उसमें नष्ट होने लगे या बहुत कम मात्रा में होने लगे, शने शने कम होती चली जाए, तो वो बोली बन जाएगी। भाषा और बोली का ये मामला है। उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है, तो बोली का व्याकरण जब निश्चित हो जाए, जब शब्दकोश निश्चित हो जाए, जब साहित्य रचना होने लगे, तब वो भाषा बन जाती है। देखिए हिंदी की बोलियां, हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, जिसमें अन्य बोलियां भी समाहित हैं, जिनमें खड़ी बोली भी शामिल है। ये निम्न प्रकार है। तो हिंदी का आमतौर पर हम मतलब खड़ी बोली लेते हैं, लेकिन केवल खड़ी बोली हिंदी नहीं है, अन्य अन्य उसके जो रूप हैं, इसको देखिए। ये निम्न प्रकार है। पहली है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के रूप अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। जहां मैंने कक्षा की है नोट्स बनाकर, वहां भी आप लोगों को ये बताया कि परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है कि पूर्वी हिंदी में कौन शामिल नहीं है, तो 3 विकल्प होंगे, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अगला आपको कोई पश्चिमी हिंदी का विकल्प मिलेगा। मान लीजिए कन्नौजी उसने डाल दिया, तो आपको पहचानना है कि पूर्वी हिंदी का मतलब है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी। बिहारी, मैथिली, मगही और भोजपुरी। राजस्थानी, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती आदि बोलियां शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी, बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते। एक बात राजस्थानी के बारे में मैं सदैव बताते जाता हूं, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है कि मालवी जो है, मालवा, केवल राजस्थान में ही नहीं है, एमपी में भी है, मध्य प्रदेश में भी उसका विस्तार है। तो यदि प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा केवल राजस्थान में ही बोली जाती है, तो गलत कथन होगा। राजस्थानी भाषा का प्रसार राजस्थान से बाहर भी है, यह सही कथन होगा। केवल राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी, तो गलत कथन होगा। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और पहाड़ी, गढ़वाली, कुमाऊनी, मंडियाली आदि हिंदी की बोलियां हैं। इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949, देखिए तारीख विशेष महत्व की है, इस दिन हम हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते क्यों मनाते हैं कि 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया हिंदी को। विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। आप राजस्थान में हिंदी बोलने का ढंग अलग पाएंगे। मातृभाषा प्रभाव इसको भारत में कहते हैं, भाषा विज्ञान में मातृभाषा प्रभाव। हरियाणा में हिंदी के बोलने का ढंग अलग है, उच्चारण का ढंग अलग है, उत्तर प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश में अलग है। तो इस तरह की विविधता पाई जाती है हिंदी भाषा में। देखिए हिंदी भाषा और व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने, बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा का व्याकरण हमको क्या करता है, बताता है कैसे लिखा जाए, कैसे बोला जाए। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक है। विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, शब्द, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार आदि 3 वर्गों में विभक्त कर उसके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है। तो हिंदी भाषा के बारे में हमने कुछ जाना। अब देखिए देवनागरी लिपि पाठ्यक्रम में चल रही है। अभी देवनागरी लिपि पर मैंने कक्षा की भी नहीं है, तो आप लोग जो भी जानेंगे वो सब बहुत अच्छा है। हम आगे देवनागरी लिपि को और विस्तार से पढ़ेंगे।
पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अनवरत मिल ही रही है, जो कक्षा हो रही है उसकी। देखिएगा इसको। भाषा की ध्वनियों को जिन लेख चिन्हों से लिखा जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। मैंने आपको पहले बता दिया, इसको समझिए कि ये जो ध्वनि है कै, वो तो हर भाषा में है। आप उसको देवनागरी लिपि में ऐसे लिख देते हैं और रोमन में ऐसे लिख देते हैं कै, या ऐसे भी लिख देते हैं के से भी, के ए से भी, है ना। कभी कभी सी से भी प्रकट होती है देवनागरी में, अंग्रेजी में सी से भी कै प्रकट होता है। इनको हम लिपि कहते हैं। अर्थात किसी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाता है। आज प्रसंगवश बता रहा हूं, कभी कभी शब्द शुद्धि में पूछ लेते हैं भाई, लिपि पाठ्यक्रम में ही चल रहा है, इसको गौर से देखिए कैसे लिखा जाता है। संस्कृत, ये बहुत महत्वपूर्ण और काम की जानकारी है हमारी परीक्षा के लिहाज से, कि संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो देवनागरी केवल हिंदी की लिपि नहीं है, दूसरी भाषाएं भी लिखी जाती हैं उसमें। संस्कृत लिखी जाती है, हिंदी, मराठी आप लोगों के लिए नई जानकारी है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कोंकणी गोवा की एक बोली, और नेपाली ये भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन, पंजाबी की गुरुमुखी और उर्दू की लिपि फारसी है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवा संस्थानों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि के सहयोग से हिंदी की वर्तनी की देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। तो देवनागरी लिपि को भी बहुत सुधार के प्रयास हुए हैं, हम इन पर विस्तृत बात करेंगे, लेकिन भारत सरकार ने जो प्रयास किया है, जो वर्तमान में मान्य है, उसकी थोड़ी बात इस कक्षा में हम कर रहे हैं। देखिए स्वर, यहीं से कक्षा को आरंभ कर रहे हैं हम लोग कि स्वरों की संख्या कितनी है, 11। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो स्वरों के लिए देवनागरी लिपि में ये निशान बनाए गए हैं, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। तो इस तरह 11 स्वर हैं, इसको विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। ए पर कोई मात्रा नहीं लगती। फिर मात्राएं आप लोग भली प्रकार से जानते हैं। अनुस्वार, ए के ऊपर लगा हुआ ये अनुस्वार। अच्छा एक बात कि अनुस्वार स्वर नहीं है, ये स्वरों में शामिल नहीं है। अनुस्वार भी स्वरों में शामिल नहीं है और विसर्ग भी स्वरों में शामिल नहीं है। तो विद्यार्थी अक्सर ही मुझसे सवाल करते कि जब हम पहली कक्षा में गए थे तो क्यों पढ़ाए थे, जब स्वरों में शामिल नहीं है तो पहली कक्षा में क्यों पढ़ाए थे। तो प्रयोजन बस इतना ही था कि कै के साथ लगेगा ये अनुस्वार तो कंग हो जाएगा, और गै के साथ लगेगा तो गंग हो जाएगा। ये ऐसा कोई स्वर हो सकता है, ऐसी कोई संरचना हो सकती है, ये बताने के लिए वर्णमाला में पढ़ाया जाता है। अंग और अ स्वरों में शामिल नहीं है। देखिए अनुस्वार तो अंश, अंदेशा, संपदा, हंस। अनुनासिक कहते हैं चंद्र बिंदु को। देखिए प्रसंगवश आप लोगों को बता रहा हूं, इसको कहीं लिख लीजिएगा जहां भी आपके पास स्थान हो। अपभ्रंश के प्रभाव से हिंदी में आया है, अपभ्रंश से हिंदी में। अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण में कुछ भेद नहीं है, और धीरे धीरे अपभ्रंश का ये प्रभाव मुक्त हो रहा है, तो चंद्र बिंदु का चलन भी हिंदी से बाहर हो रहा है। हंसना, धुआं, चांद, ये एक प्रकार की रूढ़ी है, बस चंद्र बिंदु लगाना। और विसर्ग ये भी स्वरों में शामिल नहीं है। उच्चारण को देखिएगा, अधः पतन, दुख, मनः स्थिति, तो ये उच्चारण है विसर्ग का। अब देखिए व्यंजन, तो व्यंजन की संख्या कितनी है, व्यंजन की संख्या है 33। स्वरों की संख्या कितनी है, 11। तो हिंदी में कुल वर्ण कितने हैं, 44। ठीक है, देखना शुरू करिए। अब एक बात यहां भी जानने जैसी है कि संयुक्त व्यंजन शामिल नहीं है। संयुक्त व्यंजन शामिल नहीं है, क्ष, त्र, ज्ञ, श्रय, ये शामिल नहीं है। क्या, क्यों शामिल नहीं है, क्योंकि संयुक्त वर्ण है। क्ष कैसे बनता है, ऐसे। त्र कैसे बनता है, ऐसे। ज्ञ कैसे बनता है, और विस्तृत हम बात करेंगे। अभी मैं केवल आप लोगों को लॉजिक समझा रहा हूं कि क्यों शामिल नहीं है।
अब अगर हम इन संयुक्त व्यंजनों को शामिल कर लेते वर्णमाला में तो सभी को शामिल करना पड़ता। देखिए मैं शब्द लिख रहा हूं, सप्ताह है तो आधा प है और तय है, ये भी तो एक संयुक्त वर्ण है, इसको भी शामिल करिए। इस तरह तो संख्या बढ़ती चली जाएगी, इसलिए संयुक्त व्यंजनों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। हल चिन्ह जिसको हम हलंत कहते हैं, प्रहलाद। अब देखिए जिसके साथ हलंत लगा है इसका मतलब है उसमें स्वर नहीं है। जब भी आप उच्चारण करें तो थोड़ा जल्दी उच्चारण करें। प्रहलाद, पट्टा, अपराहन। अच्छा, अहन का अर्थ दिन होता है, प्रसंग बस बता दे। अहन का अर्थ है दिन। गृहीत व्यंजन। अच्छा, गृहीत व्यंजन का क्या मतलब है? गृहीत व्यंजन का मतलब है कै के नीचे आपको ये बिंदु लगाया हुआ दिख रहा है, इसको नुक्ता कहते हैं। उर्दू अरबी फारसी के प्रभाव से हिंदी में आया है। इसके लगने से उच्चारण संघर्षी होता है, बस यही इसका काम है। उच्चारण में संघर्ष उत्पन्न होता है। तो क, ग, ज, फ इनके साथ ये जो लगा है तो उच्चारण को संघर्षी करता है। समझ रहे हैं? देखिए दो उच्चारण है, इनसे आपको थोड़ा अंतर समझ में आएगा। एक ये उच्चारण है तो उच्चारण है जिंदगी, और उच्चारण है जिंदगी। समझ रहे हैं? नुक्ते का ये अर्थ है वो संघर्षी करता है उच्चारण को, जिंदगी और जिंदगी। तो जिंदगी ठीक उच्चारण है। विदेशी भाषा का प्रभाव है, उर्दू अरबी फारसी का, इसको भी ध्यान रखिएगा। अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर, एक तो गृहीत को ही ध्यान रखिएगा भाई। ग्रहण शब्द है गृहीत। अब विद्यार्थी को परीक्षा में ये ग्रहण याद आ जाता है तो ग्रहीत बना देता है, ग्रहित बना देता है। ये सब गलत होंगे, ऐसे ठीक होगा। तो गृहीत ऐसे बनता है तो संग्रहीत भी ऐसे ही बनता है, संग्रहीत ऐसे बनता है तो अनुग्रहीत भी ऐसे ही बनता है। समझ रहे हैं? इसको आप विशेष रूप से ध्यान करिएगा। इन तीनों शब्दों को गृहीत, संग्रहीत, अनुग्रहीत विशेष रूप से याद रखिए। अब देखिए अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर ये अ का स्वर है। अ का स्वर है मतलब न तो आ है न ओ है, इन दोनों के बीच में है ये डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज, ऐसे शब्द। फारसी से गृहीत ध्वनियां क्या क्या फारसी से लिया गया है उसको देखिए। कै, गए, जैफ है वह, जिनकी हमने बात की है ये वही हैं। गरीब, गजल, फन, कौम, खत। अब देखिए कुछ चीजें दोहराने की। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित। इसमें इस बिंदु को विशेष रूप से मेंशन रखिएगा। भाषा अपने मूल रूप में ध्वनि है भैया, पूछा जाने जैसा प्रश्न है। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेख चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां, अलग अलग राय हैं भैया, 5 उपभाषाओं में विभक्त की गई हैं। देखिए हिंदी में बोलियां जो हैं वो 5 उपभाषाओं में विभक्त की गई हैं। जहां मैंने कक्षा कराई है डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास से, वो 5 उपबोलियां, 5 उपभाषाएं और 17 उपबोलियां, ऐसा उन्होंने लिखा है। इसको विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। पश्चिमी हिंदी देखिए 5 उपभाषाएं हैं। कौन कौन सी उपभाषाएं, इन पर कोई मतभेद भी नहीं है। पश्चिमी हिंदी 1, पूर्वी हिंदी 2, राजस्थानी 3, बिहारी 4 और पहाड़ी 5। तो ये 5 हिंदी की उपभाषाएं हैं। उसके पश्चात आती है हिंदी की बोलियां। भाषा को लिखने और बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। और हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। मैंने आप लोगों को बता दिया संविधान का अनुच्छेद 343(1) क्या कहता है, भारत की राजभाषा हिंदी होगी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। देखिए दो एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं, उनको भी हम देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है। राजस्थानी की बोली नहीं है, विकल्प है मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और अवधी। तो ठीक उत्तर होगा अवधी। अवधी राजस्थानी की बोली नहीं है।
सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और उपभाषा। तो ठीक विकल्प होगा उपभाषा। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो नेपाली की लिपि देवनागरी है, विशेष जानकारी है भाई। हिंदी की लिपि देवनागरी है ही, संस्कृत की लिपि देवनागरी है ही, और पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं है, गुरुमुखी उसकी लिपि है। ठीक है, अब देखिए, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? हिंदी खड़ी बोली का संबंध, एक बोली के रूप में खड़ी बोली का संबंध किस हिंदी से? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आए ऐसा प्रश्न है तो पश्चिमी हिंदी से संबंध है खड़ी बोली का। तो हम लोगों ने ये पहला बिंदु किया है, भाषा और लिपि। इससे हम व्याकरण की कक्षाओं को आरंभ किए हैं। आप लोगों को बहुत धन्यवाद।